हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल श्रीनेट जीआरएफ फिजिक्स। देखो, हमने कॉम्प्लेक्स के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, बस एक एक्सपांशन वाला सीरीज एक्सपांशन वाला टॉपिक बच रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स आपकी मेरी ओर से पूरी कंप्लीट है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करिएगा आप, मतलब जो भी टॉपिक्स है उनके एग्जाम्पल दे दे के मैंने हर एक टॉपिक कवर करवा दिया। ठीक है, तब आप लोग क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करिएगा। और अब जो एंड टाइम बचा है ना, तो जितना पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करिएगा, सारे फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स जो भी हैं उन सबको। ठीक है, नया कुछ मत पढ़ना, अब ये लास्ट पढ़ लेना, मतलब लास्ट के 10-15 दिन तो एटलीस्ट जो पढ़ा हुआ है ना उसी को रिवाइज करना। तो स्टार्ट करते हैं। पावर सीरीज एक्सपांशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, पावर सीरीज क्या होती है? कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, जो कहाँ पर एनालिटिक है, जेड इक्वल्स टू Z0 पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है, उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं जेड इक्वल्स टू Z0 के अबाउट एक पावर सीरीज में। ठीक है, पावर सीरीज एक्सपांशन कैसे दिया जाएगा इसका? एफ जेड कैसे लिखेंगे? समेशन एन इक्वल्स टू 0 से इन्फाइनाइट तक ए एन जेड माइनस Z0 की पावर एन। ठीक है, अब यहाँ पर एन की वैल्यू 0, 1, 2 सॉन करते करते आप कुछ टर्म्स लिख दो। A0 फिर A1 जेड माइनस Z0 प्लस A2 जेड माइनस Z0 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस जो एक्सपांशन है इसको हम लोग बोलते हैं पावर सीरीज एक्सपांशन। हर पावर सीरीज के लिए देखो 3 पॉसिबिलिटी होती है उसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को लेके। मतलब कि जो पावर सीरीज है उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है उसमें 3 पॉसिबिलिटी होती है। पहली तो क्या कि सीरीज कन्वर्ज हो जाए विथ इन अ डिस्क। ठीक है, दूसरी ये कि जो पावर सीरीज है वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही कन्वर्ज हो जाए। तीसरी ये होती है कि किसी पर्टिकुलर जेड की वैल्यू पे कन्वर्ज हो। ठीक है, तो पहला क्या है कि सीरीज कन्वर्जेस विथ इन अ डिस्क। तो डिस्क में कन्वर्ज होने के लिए देखो समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिट तक जेड की पावर एन, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने। तो इसको एक्सपांड कैसे करेंगे हम? 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन, जिसका एक्सपांशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखते कैसे हैं, देखो। फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, Tn+1 डिवाइडेड बाय Tn। ठीक है ना, अगर इसका मोड जो है वो 1 से कम आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जेस। और अगर Tn+1 डिवाइडेड बाय Tn इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 है तो हम बोलेंगे कि जो सीरीज है वो क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर Tn+1 और Tn क्या है, तो यहाँ पर साइड में लिख लेना। Tn+1 जो है ना वो n+1 टर्म है सीरीज की। ठीक है, n+1 टर्म ऑफ सीरीज, और जो Tn है वो क्या है, nth टर्म है सीरीज की। ओके, ये n टर्म हो गई सीरीज की। आई थिंक इट्स नाउ विजिबल। हाँ, तो ये हो गया। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कन्वर्ज कर रहा है या फिर वो डाइवर्ज कर रहा है। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है कि सीरीज कन्वर्ज कहाँ पर हो रही है। कन्वर्ज हो रही है इसका मतलब कि जो इसका ये है, ये वाला पॉइंट की हम लोग को बात करनी है। तो इसके लिए Tn+1/Tn निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर Tn+1 डिवाइडेड बाय Tn का मोड, इसका मतलब इसकी n टर्म क्या होगी, यहाँ पर n+1 टर्म जो होगी वो क्या होगी, z टाइम ऑफ n+1, और Tn क्या होगा, z की पावर n, इसका मोड Tn+1 डिवाइडेड बाई Tn का मोड, यानी z की पावर n+1 डिवाइडेड बाई z की पावर n का मोड। तो ये कितना मिलेगा हमको, मोड ऑफ z मिलेगा। ठीक है, तो सीरीज कन्वर्ज कब होगी, सीरीज विल कन्वर्ज इफ जो मोड ऑफ z है ना वो 1 से कम है। ठीक है, यही कंडीशन होगी कि Tn+1 Tn जो है उसका मोड 1 से कम होना चाहिए तो सीरीज कन्वर्ज होगी। अब इसकी वैल्यू हमने मोड ऑफ z निकाल दी है, इसका मतलब अगर मोड ऑफ z 1 से कम है तो वो कन्वर्ज कर जाएगा। अब हम लोग जैसे इसको इस फॉर्म में देखें ना, मोड ऑफ z इक्वल्स टू 1, ये क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसका सेंटर तो 0 0 पे है, यानी ऑरिजिन के ऊपर है, और रेडियस कितनी, 1। ये चीज़ तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है। ठीक है, सर्कल जो है ये, इसका सेंटर कहाँ पे, ऑरिजिन पे, मतलब 0 0 पे, और रेडियस आर की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब कि ये कन्वर्जेंस का रीजन क्या होगा, हमारे पास मोड ऑफ z इक्वल्स लेस देन 1 है ना, तो मतलब ये कि उसके अंदर कन्वर्ज होगा। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अगर 2D के हिसाब से देखें ना तो सीरीज कन्वर्जेस विद इन अ डिस्क। ठीक है, डिस्क की फॉर्म में वो कन्वर्ज हो रहा होता है। मीन्स व्हेन वी पुट एनी वैल्यू ऑफ z which lie inside the circle of radius 1, then this gives
अ फाइनाइट वैल्यू, ओके, कि सीरीज़ की फाइनाइट वैल्यू तभी आएगी जब हम लोग इसके अंदर वाली कोई वैल्यू रखेंगे, बाकी वो फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा। इस तरीके से हम लोग इसका कन्वर्जेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि पावर सीरीज कन्वर्जेंस इन द होल कॉम्प्लेक्स प्लान। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि समेशन n इक्वल्स टू 0 से इन्फाइनाइट तक जेड की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल है, ठीक है। तो किसके बराबर होगा ये 1। इसको जैसे एक्सपांड करते हैं हम लोग, तो इसका एक्सपांशन कैसे करेंगे, 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये इसका एक्सपांशन हो गया। अब हमको कन्वर्जेंस वगैरह देखने के लिए वही चीज़ करनी, क्या, tn प्लस 1 डिवाइडेड बाय tn। तो इसको कैलकुलेट कर लो। n+1 के लिए रखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, n की जगह n+1 रख दो सिंपली, है ना। तो z की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय z की पावर n किसके बराबर होगा, ये मॉड ऑफ z डिवाइडेड बाय n+1 हमारे पास में बच के आता है। तो जब n इन्फाइनाइट को टेंड करता है ना, n इन्फाइनाइट को टेंड करता है, तो उस केस के अंदर देखो जो tn+1 बाय tn हमारे पास में मिल रहा है, नीचे इन्फाइनाइट है तो पूरा किसको हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्या है, 1 से कम है, और 1 से कम होता है तब ये क्या कन्वर्ज कर जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सीरीज कन्वर्ज कैसे कर रही है इसके अंदर, सीरीज कन्वर्जेस फॉर एनी वैल्यू ऑफ जेड एज इट इज 0 एज n टेंस टू इन्फाइनाइट, ठीक है। n टेंस टू इन्फाइनाइट पे 0 हो रहा है तो किसी भी वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर जाएगी। लिख देती हूँ इसको मैं, दिस सीरीज converges for any value of z as it is 0 as n tends to infinite, ठीक है, और 1 से कम होनी चाहिए तो कन्वर्ज कर जाएगी। ये तो था सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है कि पर्टिकुलर पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन का, वहाँ पर जब वो कन्वर्ज करती है उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल लिया हमने, समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिट तक z की पावर n डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय n का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसको आप लोग एक्सपांड कर दो एक बार, तो 1 प्लस जेड का स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल प्लस जेड का क्यूब 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो वही चीज़ tn+1 डिवाइडेड बाय tn का मोड निकालना है, तो कितना आएगा यहाँ पर, जेड की पावर n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जेड की पावर, ये जेड है ना, जेड की पावर n और n का फैक्टोरियल। तो यहाँ से अपन लोग जब सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से तो n+1 बचेगा और इससे हमको मॉड ऑफ जेड बच जाएगा। तो अब अगर n को इन्फाइनाइट हम बनाते हैं, अगर n इन्फाइनाइट जाता है तो tn+1 बाय tn जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेशियो, ये भी इन्फाइनाइट को टेंड कर जाएगा। और इन्फाइनाइट को टेंड करने का मतलब क्या, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, तो ये तो सीरीज तो इन्फाइनाइट को टेंड कर रही है, इसका मतलब डाइवर्स हो रही है, ठीक है। तो लिख देंगे सीरीज डाइवर्जेस। कन्वर्स कब कर सकती है, देखो अगर यहाँ पर हम लोग बोल दे कि एंड जेड की वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाए, ठीक है। अगर जेड की वैल्यू 0 है, केवल उस केस के अंदर ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर जाएगी, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू ही हुई ना हमारे पास में। तो देखो बट एट जेड इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0 के ऊपर जो n+1 मोड ऑफ जेड है, ये क्या बन जाएगा, जेड 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है, केवल जेड इक्वल्स टू 0 पर ही सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो ये तीन तरीके हो गए हमारे पास में कि किस तरीके से कन्वर्ज करती है सीरीज। फिर है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो अभी जो हम चीज़ कर रहे हैं ना उसी फॉर्म के अंदर, मतलब वही चीज़ है। तो ये चीज़ होती क्या है, सबसे पहले सपोज कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड है, ठीक है, वो एनालिटिक है जेड इक्वल्स टू ए के ऊपर। तो अगर वो फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू ए पर एनालिटिक है तो उसका पावर सीरीज एक्सपांशन कैसे करते हैं वो हम देख चुके हैं। एफ जेड क्या होगा, समेशन एन इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिट तक ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, सच दैट ये पावर सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, जब जेड माइनस ए की वैल्यू लेस देन आर हो, और डाइवर्स करेगी अगर जेड माइनस ए का मोड ग्रेटर देन आर हो। तो इस जो डेफिनेशन हमने दी है इसमें जो आर हमने लिया है ना, ये आर होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, ठीक है। उस पावर सीरीज के कन्वर्जेंस की रेडियस। मैथमेटिकली अगर हम इसको फॉर्मूले की फॉर्म में देना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आर इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस 1 का मोड, ठीक है। तो आर यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है।
आया समझ में? तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ये आर देखी है, इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे, है ना। और इस चीज़ का मतलब क्या है कि आर रेडियस का सर्कल है ना, विथ इन दैट सर्कल ये कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आउटसाइड दैट सर्कल ये चीज़ डाइवर्स हो रही है। ग्रेटर देन आर मतलब कि उस सर्कल से बाहर चला गया ना, तो फिर वो डाइवर्स हो जाएगी। और इसको मैथमेटिकली हम फॉर्मूले की फॉर्म में जब लिखते हैं तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ए एन है क्या, जो जेड की पावर एन है ना उसका कॉफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे ही ए एन प्लस वन क्या है, जेड की पावर एन प्लस वन वाली जो टर्म बन रही है ना, मतलब उसका कॉफिशिएंट होगा। तो हम लोग जैसे एग्जांपल देखना चाहे तो समेशन एन इक्वल्स टू 0 से इन्फाइनाइट तक जेड की पावर एन। तो अभी इस चीज़ को हमने किया था जब हम जो 3 तरह के कन्वर्जेंस होते हैं वो पढ़ रहे थे। तो इसका क्या था, सीरीज कन्वर्ज होती है विथ इन अ डिस्क, और उसका हमने बोला कि विथ इन द सर्कल मॉड जेड इक्वल्स टू 1 आ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने देखी। अब अगर हम लोग यहाँ पर कॉफिशिएंट देखते हैं ना, तो दोनों का कॉफिशिएंट क्या होगा, 1। तो आर इक्वल्स टू लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट, कॉफिशिएंट दोनों का 1 है तो 1/1 यानी 1। तो इसका आर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने बात की थी, समेशन एन इक्वल्स टू 0 से इन्फाइनाइट तक जेड की पावर एन डिवाइडेड बाय एन का फैक्टोरियल। तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में हमने क्या बोला था कि एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ रहा है, इसका मतलब कि सर्कल की रेडियस क्या होगी, सर्कल ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू इन्फाइनाइट। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फाइनाइट होगी ना, तभी वो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन को कवर कर पाएगा। ये हमने उससे देखा था। अब अगर जैसे इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं मॉडल जेड इक्वल्स टू 1 आ जाता है, फिर हमने फॉर्मूले से देख लिया। इसमें भी हमने ये चीज़ देख ली जो हमने पढ़ी है। अब हम लोग फॉर्मूला यूज में लेना चाहें तो आर क्या बन जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट टू ए एन। एन वाली टर्म जो होगी, यानी कि जेड की पावर एन का कोफिशिएंट क्या होगा, 1/n फैक्टोरियल है, इसको मैं लिख देती हूँ 1 डिवाइडेड बाय एन का फैक्टोरियल। अब डिवाइडेड बाय ए एन प्लस 1, तो जेड की पावर एन प्लस 1 जब आ रही है उसका कोफिशिएंट क्या होगा, उसके साथ में 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 का फैक्टोरियल होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट एन प्लस 1, तो ये कितना इन्फाइनाइट बन रहा है, यानी आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इन्फाइनाइट है। जो थर्ड वाले की बात करें कि कोई पॉइंट है, ठीक है। तो अगर इसको तो डायरेक्टली लिख लो कि अगर कोई पॉइंट है ना, तो वो पॉइंट क्या है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 0 है। पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, तो आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हुई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज की। किस तरीके से तो हम लोग इसका डिफाइन करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, और अभी जो हमने तीनों रीजन पढ़े उसका हम लोग इसके साथ में कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, बोल सकते हैं कि एक बार दोनों तरीके से किसको इसको समझ सकते हैं ना। इस वाले को भी अगर आप लोग ऐसे तो हम लोग को डायरेक्ट देखे तो पता पड़ ही रहा है, फॉर्मूले से भी करना चाहो ना, तो देखो हमारे पास सीरीज जो है वो क्या थी इसकी, समेशन एन इक्वल्स टू 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक एन का फैक्टोरियल जेड की पावर एन थी। तो हमको आर अगर हम लोग इस वे में कैलकुलेट करना चाहिए फॉर्मूले से, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट ए एन क्या होगा, जेड की पावर एन का कोफिशिएंट यानी एन का फैक्टोरियल, और जेड की पावर एन प्लस वन का कोफिशिएंट क्या होगा, एन प्लस वन का फैक्टोरियल। तो ये कितना आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनाइट और 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 बचेगा, तो नीचे इन्फाइनाइट है तो 0, ठीक है। तो ऐसे तो ऑब्वियस अंडरस्टूड है, और बाकी ऐसे भी आप लोग देख सकते हो। अब और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। देखो अब एफ जेड क्या है, समेशन एन इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट तक 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल का स्क्वायर जेड माइनस 3 आइटा की पावर एन, ठीक है। हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है इस पावर सीरीज का। एफ जेड ये ना, आर क्या होता है, मतलब फॉर्मूला हमारा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाय ए एन प्लस 1, ठीक है। तो बस इसको अप्लाई कर दो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट ए एन कितना होगा यहाँ पर, जेड की पावर एन का जब कोफिशिएंट हम लोग लिखते हैं ये चीज़, तो 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन का फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय ए एन प्लस 1। तो सिर्फ इसको ए एन प्लस 1 कर दो, तो 2 इंटू एन प्लस 1 यानी 2n प्लस 2 बन जाएगा। 2 इंटू एन प्लस 1 करेंगे ना हम लोग, 2n है तो ये पूरा 2n प्लस 2 बन जाएगा। तो 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वापस यहाँ पर क्या है n प्लस 1, तो n प्लस 1 के फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसको आगे सॉल्व कर लो, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट क्या बचेगा, यहाँ से तो n प्लस 1 का स्क्वायर बचेगा, n प्लस 1 का
स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से आएगा जो 2n + 2 2n + 1 और फिर जो 2n का फैक्टोरियल होगा वो यहाँ से कैंसिल हो चुका होगा, तो हमारे पास में ये बचता है। ठीक है, अब इसको हमको क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिट है तो 1/n टाइप की टर्म्स बना के फिर n की लिमिट पुट करके हमको सॉल्व करना होता है, ऐसे ही करते हैं हर बार। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट, क्या करूँ इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो ये 1 + 1/n का होल स्क्वायर बन जाएगा। इससे भी n कॉमन ले लूँ, इससे भी n कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से लिया तो 2 + 2/n और इसमें से लिया तो n स्क्वायर बन गया और 2 + 1/n। ठीक है, तो अब इससे तो ये कैंसिल, n को इन्फिनिट रखते हैं तो क्या बनता है 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से 2 यहाँ से 2 यानी 1/4। तो इसका मतलब क्या है मेरे पास में कि r = 1/4 जो है ये हो गई हमारे पास में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, अगर हमको रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लिखना है इसके लिए तो देखो ए हमारे पास में 3 आया यहाँ पे, ठीक है, और जो r है उसकी वैल्यू हमारे पास में 1/4 है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ z - a इज लेस देन r, तो इसका मतलब हमको क्या लिखना है z - 3 आइटा का मोड a लेस देन 1/4, तो ये हमारे पास में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा एग्जांपल्स करने का भी मतलब नहीं है, आपको सिर्फ an/an + 1 करके लिमिट ही तो लगानी है और जितने भी क्वेश्चन है ना सब में यही चीज़ करनी है और बस इनफाइनाइट बनाने के लिए n वगैरह कॉमन लेके 1/n और इस तरह 1/n की फॉर्म बना के लिमिट रख देना, कैंसिल वगैरह करके इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं टेलर सीरीज एक्सपांशन। ठीक है, तो इसका भी बस है ना थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो और एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो क्योंकि सीरीज तो वही रहनी है। ठीक है, आपको सॉल्व करना अगर एक का आ जाता है तो बाकी सब खुद कर लोगे। तो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन f(z) है, वो एनालिटिक है सभी पॉइंट्स पे इनसाइड एंड ऑन द सर्कल C। इक्वेशन उसकी दे रखी है z - a का मॉड = r। ठीक है, यानी सेंटर और रेडियस हमको उसका पता है। तो देन द टेलर सीरीज एक्सपांशन ऑफ f(z) फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड द सर्कल अबाउट z = a। तो z = a के अबाउट जो सर्कल है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसका टेलर सीरीज एक्सपांशन करते हैं। तो मेन तो आपको यही ध्यान रखना है क्या होगा इसका एक्सपांशन, f(z) = f a प्लस f' a z - a प्लस f" a डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल z - a का होल स्क्वायर। तो इसको आप एक साथ फॉर्म में लिखना चाहो सीरीज को किस तरह से लिख सकते हैं, f(z) = समेशन n = 0 से इन्फाइनाइट तक f(n a) डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल z - a की पावर n, यानी कि n ऑर्डर तक इसका n जो है ना वो इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है। 0 रखेंगे तो सिंपल f आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करना है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्जांपल देख लो, एक्सपांड द फंक्शन f(x) = sin x अबाउट द पॉइंट x = π/4। इस पॉइंट के अबाउट हमको उसको फंक्शन को एक्सपांड करना है। तो f(x) को क्या लिख सकती हूँ मैं, f(a) तो क्या f π/4। ठीक है, क्योंकि मेरे पास x = a के अबाउट करते हैं ना, a की वैल्यू π/4 हो गई, तो f(x) क्या होगा यहाँ पर z और x, तो f π/4 प्लस उसके बाद में z - a लिखूँ अगर मैं तो x - π/4 और f' ऑफ a यानी f' π/4 प्लस x - π/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, f डबल π/4 और इसके साथ में फैक्टोरियल 2 नीचे था तो इसको कहीं भी यहाँ पे ऐड कर दो 1/2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब f π/4 यानी फंक्शन हमारे पास में क्या है sin x है ना, तो हमको क्या लिखना है sin π/4। sin π/4 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस x माइनस का π/4 f' π/4, यानी कि साइन का डिफरेंशिएट करना है। साइन का डिफरेंशियल क्या होगा cos x, cos π/4 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल ये x - π/4 का होल स्क्वायर, तो ऐसा कैसा f" π/4। तो साइन को करेंगे तो cos, cos को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो माइनस साइन आएगा तो -1/√2 माइनस साइन π/4 बन रहा है, इसलिए ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है पर आप लोग कर लेना इतना तो कि f(x) मेरे पास अगर sin x है तो f(a) मेरे पास कितना हो जाएगा sin π/4, उसकी वैल्यू f' a चाहिए तो डिफरेंशिएट करूँगी तो cos π/4, f" a चाहिए इसका वापस डिफरेंशिएट करूँगी तो cos का माइनस का sin π/4
तो इन्हीं सब की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख के यूज़ में ले लिया, ठीक है। तो ये पूरी सीरीज़ बन गई, और मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका एक्सपांशन हो गया। एक और देख लो इसका, एक्सपांड द फंक्शन एलन कोस हाइपरबोलिक एक्स अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी एक्स इक्वल्स टू ए पर हम लोग एक्सपांड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ए की वैल्यू कितनी है, 0 दे रखी है, ठीक है। एफ एक्स क्या होता है, एफ ए यानी कि एफ 0 प्लस एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस 0, एफ डैश ए वापस 0 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, एफ डबल डैश 0 एंड इस तरीके से सो ऑन। तो एफ एक्स हमको कितना दे रखा है, एल एन कोस हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ पर एफ ए लिखना है तो कितना हो जाएगा, एल एन कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल्स टू ए, और ए की वैल्यू कितनी है हमको 0 पे निकालना है ना, तो कोस हाइपरबोलिक 0 यानी कि 0 के बराबर। तो किस तरीके से लिखना है वो लिख देंगे, ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। एक एक टर्म निकालते हुए चलो, जैसे कि एफ डैश एक्स लिखना है तो एलन कोस, एलन एक्स का क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स, यानी 1 डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक एक्स, और कोस हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये हमारे पास में बन जाता है टेन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स हमको चाहिए तो टेन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ट्रिपल डैश चाहिए एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो वो कैसे निकलेगा, अब इस चीज़ को कर लो वापस। तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है तो पहले तो इसका 2 सेक हाइपरबोलिक, ये एच यार साथ में लिख दिया मान लेना, सेक हाइपरबोलिक एक्स, फिर वापस केवल सेक का करेंगे तो माइनस का सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी। अब आप लोग इसको पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करते हुए लिखते हैं ना, ऐसे ही एक बार एफ 4/4 भी कर लो, जैसे कि ये कितना बन गया था माइनस का 2 सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड मान के वही इसको भी वापस डिफ्रेंशिएट करके देख लेना। तो फोर्थ वाला जो डेरिवेटिव है वो इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, कितना आ जाएगा 4 सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 सेक हाइपरबोलिक 4 एक्स, ठीक है। कुछ नहीं करना है, -2 तो ऐसा कैसा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का करना पहले, तो इसका तो ये चीज़ वापस ये कहीं बन जाएगी, और 10 कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म बन जाएगी। उसके बाद में दूसरा करोगे तो 10x का क्या बनेगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। -2 को जैसे कॉमन रखा, ये फर्स्ट ये सेकंड, पहले इसका करोगे, इसका करोगे तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पूरी चीज़ हो रही है, ठीक है। तो माइनस माइनस तो प्लस 2 × 2 4, और सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर 10x बनेगा, और 10 ऑलरेडी है तो सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर। फिर जब इसको कांस्टेंट रख के इसको करोगे तो -2 सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो x तो वैसे ही रहेगा, 10 का फिर सेक स्क्वायर और आएगा, इसलिए सेक 4 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर हर जगह पे x को क्या रखना है 0 पुट करना है, और फिर अपनी यहाँ पर सीरीज में रखना है। तो हमारे पास में एक्स एफ एक्स कितना बन जाएगा 0 प्लस, अगले वाले के लिए देखें यहाँ पर क्या x और यहाँ पर 10 हाइपरबोलिक 0, यानी कि वापस क्या बनेगा 0 बन रहा है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश 0 यानी इसके अंदर देखूँ तो यहाँ पर से हमको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगी 1 प्लस, वापस थर्ड वाले के लिए देखते हैं तो इसके अंदर क्या बनेगा 10 आ रहा है यहाँ पर, वापस 0 बन जाएगा, प्लस फिर फोर्थ वाले के लिए देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 4, और फोर्थ वाले का इसके अंदर तो 0, इसकी वजह से बनेगा कितना बनेगा माइनस का 2, तो ये पूरा कितना गया x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 यानी 2, यहाँ से 4 का फैक्टोरियल रखते हैं ना तो देखो -2 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2, इससे ये कैंसिल तो -1/12, तो माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 एंड सो ऑन। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग टेलर सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कर सकते हैं। और जो लॉरेंट सीरीज़ है ना, ये जब मैं आपको सिंगुलैरिटीज़ सिंगुलैरिटीज़ को रिमूव करना है और वो सब पढ़ रहे थे हम किस तरीके की सिंगुलैरिटीज़ होती हैं, उनके अंदर लॉरेंट सीरीज़ का थोड़ा मैंने दे दिया था कि मतलब क्या होती है, कैसे उसका एक्सपांशन होता है, तो उसके न्यूमेरिकल्स भी उस बेसिस पर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो हमारी पावर सीरीज़ हो गई, हमारी टेलर सीरीज़ हो गई, लॉरेंट का मैंने पहले आइडिया दे रखा है उससे हो जाएगा, और बाकी अब आप लोग को बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए लॉरेंट के ऊपर और ये जितने भी इनके ऊपर टेलर वगैरह के ऊपर,
तो बस फर्स्ट टर्म पूछते हैं, किसी में क्या एक्सपांशन पूछते हैं, तो टर्म्स वगैरह निकाल के आपसे हो जाएगा। ट्राई करना सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स यहीं पे ख़त्म होती हैं। थैंक यू, बाय बाय।